नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम सीटेट के हिंदी के प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है हमें। पहला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। जैसे ए ऑप्शन कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, बी शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, सी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो आपको बताना है कि यदि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होगा तो इसमें से कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। यदि आप एक से अधिक लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ए ऑप्शन उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऐसा नहीं करते हैं, हम किसी भी बच्चे को अलग नहीं कर सकते हैं। बी उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा। सी कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। जिसे दिख ही नहीं रहा, हम उसे पाठ्य पुस्तक कैसे पढ़ाएंगे। डी अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है और इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को व्याख्या सिखाते समय यह आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, ना कि उन्हें कक्षा से अलग बैठाने को कहना चाहिए, ना कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। यानी दृष्टिबाधित से मतलब जिन्हें दिखने में दिक्कत हो रही है या दिखता नहीं है, उन्हें हम बोलकर पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भाषिक गतिविधियों में शामिल करें। ऐसा नहीं कि हम उन्हें उसे वो अवसर दें ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। डी केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन हमें लग रहा है बी, क्योंकि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों एवं साथ ही साथ जिसमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियाँ भी हों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आंकलन का सबसे उचित तरीका है। यानी कौन सा ऐसा भाषिक क्षमता उनकी आप असिस्ट करेंगे, आप बताइए सबसे उचित तरीका। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि ये संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते समय एक कहानी लिखिए, या बी संज्ञा की परिभाषा को पूरा लिखिए, सी संज्ञा को परिभाषित कीजिए, डी संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो सही ऑप्शन आपका ए है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। निर्दिष्ट विकल्पों में बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है कि उन्हें बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी लेखन कराया जाए। नेक्स्ट है, फिर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। सबसे कम प्रभावी यानी जो ज़्यादा अच्छा ना हो। ए ऑप्शन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी अपने अनुभवों का वर्णन, ये तो सबसे अच्छा होता है, बातचीत करना भी अच्छा होता है, डी संवाद अदायगी यानी आदान प्रदान संवाद का यानी बातचीत का। तो जो सबसे कम प्रभावी हमें लग रहा है ए व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक, अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वाधिक कम प्रभावी तरीका व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना, जबकि अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके। यानी आपसे अगर मौखिक अभिव्यक्ति के तरीके पूछे जाएं तो आप इनको देखें और आपको पता लगेगा कि ये हमारे सारे मौखिक अभिव्यक्ति के तरीके हैं। ये हमारे कई बार ऑप्शन में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषिक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय यानी सेकेंडरी जो हमारी भाषा लैंग्वेज है उसका उद्देश्य नहीं है। ए विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास,
हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, डी बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो आप बताइए कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो कंठस्थ कराना कभी भी अच्छा नहीं होता है कि हम रोट मेमोरिंग पर ज़्यादा जोर दें, ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन बी यही होगा कि हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराना ये उद्देश्य नहीं है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास एवं बोलने के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? लिखना और बोलना। नेक्स्ट है हमारा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए तो भाषा के व्याकरण नियम, बी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, सी भाषा की पाठ्यपुस्तक, डी समृद्ध भाषिक वातावरण। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, समृद्ध भाषिक वातावरण। क्यों? हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकती। भाषा कोश यानी आपको शब्द ज़्यादा पता होंगे तो ही हम भाषा को सीखने में एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा है और उसका आप असिस्ट कर रहे हैं तो आप उसे मतलब कैसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? तो सीखने की क्षमता का आंकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लेखन की योग्यता या व्याकरण नियम। तो आप क्या है, सीखने की क्षमता का आंकलन करेंगे किसमें? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय। तो आप व्याख्या देख लीजिए। सीखने की क्षमता का आंकलन हिंदी भाषा की मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ना कि काव्य सौंदर्य, निबंध लेखन की योग्यता, व्याकरण नियम। यानी हम सभी जानते हैं जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम पहले व्याकरण नहीं, हम ऐसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं, हम सुनते हैं और बोलते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिक क्या है? यानी जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं एक साथ बोली जाती हों, बच्चे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हों, वो बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। ए विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बी कला में विभिन्न प्रकार की सामग्री, सी कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, डी बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन डी, एक बहुभाषिक कक्षा में उक्त विकल्पों में से सर्वाधिक कम महत्व बच्चों को यह सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता एवं अंतर का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। ये क्या है? ये सबसे कम है। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु। यानी देखिए, आपको नहीं पूछा जाएगा या सबसे कम पूछा जाएगा, तो इस पे हमें बहुत ध्यान देना है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। कई बार क्या होता है, हम फ्लो में या जल्दी में उस शब्द को नहीं समझ पाते हैं और हम टिक लगा देते हैं, है ना। तो जैसे सबसे कम लिखा है तो हम उसे नहीं समझ पाए, इसलिए। फिर है ए अभ्यासों में वैविध्य, बी पाठों की संख्या, सी विषय वस्तु में वैविध्य, डी भाषा की विभिन्न छटाएं। तो ऑप्शन बी सही होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यासों में विविधता, विषय वस्तु में विविधता एवं भाषा की विभिन्न छटाएं, यानी अलग अलग तरीके की। लेकिन इसके अंतर्गत पाठों की संख्या का कोई महत्व नहीं है। मतलब इससे कोई महत्व नहीं पड़ता कि कितने पाठ हैं, 10 हैं कि 15, इससे कोई मतलब नहीं होता। यानी सबसे कम ही हमसे पूछा था तो हमने वही बताया कि संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, यानी कोई उसका अंतर नहीं है। हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बहुभाषिकता क्या है? जैसे एक भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, बी भाषा सिखाने में बाधा उत्पन्न करती है, सी भाषा सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, डी भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। बहुभाषिकता का ऑप्शन जो है सी सही है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी जहाँ पर एक ही कक्षा में जब अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाएंगी तो बच्चे क्या है, एक दूसरे की भाषा सीख लेंगे, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हो सकती है। ठीक, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं।
बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, जिससे ही एक बहुभाषित बनाया जा सकता है, जो कि अपने देश विदेश की विविध भाषाओं को आवश्यकता के अनुसार समझकर उसको देश हित में उपयोग करता है। भाषा, अब भाषा में क्या है, जैसे विद्यालय में सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक भाषा, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी, तमिल, सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीक ही होती है, यानी सबके अपने लिखने का एक तरीका होता है। उसे समझकर ही भाषा पर विशुद्ध पकड़ बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। सी, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। डी, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, यानी बच्चे जब विद्यालय आ रहे तो कुछ तो मतलब अपनी जो भाषा है उसको लेकर ही आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। तो उसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, हाव भाव, क्रय व्यवहार इत्यादि को सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं, इसमें बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं। जैसे पेरेंट्स आप पहले ही बता देते हैं कि गुड मॉर्निंग बोलो, नमस्ते करो, या कुछ और बहुत सारे मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत आता है कि वो अपना क्रियाकलाप कर पाएँ। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको नहीं पूछा है तो आपको वही बताना है। भाषा अर्जन की विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। डी, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो बी ऑप्शन है, भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। अर्जन और अधिगम यानी सीखने के लिए और एक्वायर करने के लिए आपको लर्निंग करेंगे या एक्वायर करेंगे, उसमें आपको अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भाषा में संपूर्णता तभी आती है जब वह अन्य भाषाओं की शब्दावली को भी आत्मसात करता है। यानी आत्मसात करने का मतलब जब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर में होती है। जैसे मान लीजिए हमसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता है, हम उसका अनुवाद कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी हमें उसमें अपने को फीलिंग आती है। नेक्स्ट है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा, ए ऑप्शन, मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, या बी, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। सी, केवल मैं वाले वाक्य बोल सकती है, या डी, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो ऑप्शन डी सही है। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है तथा वह लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अब है, ये देख लेते हैं, आपको अनसीन पैसेज आएंगे गद्य के और पद के। तो पद वाले आपको समझ कर करने पड़ेंगे। जैसे आपको एक लाइन दे दी, उसका शाब्दिक अर्थ या भावार्थ क्या होगा, उस हिसाब से आपको प्रश्न करने पड़ेंगे। और जो गद्य है उसमें आपको प्रश्न को देख कर करना पड़ेगा। जैसे अब मैं बता देती हूँ, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। वृंद लताएं पौधे डालें, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। अब नेक्स्ट है, हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है। पेड़ पौधे से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, या हरियाली युक्त जीवन, या डी, खुशियों से परिपूर्ण जीवन।
तो हरा भरे जीवन का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन। इसमें कवि क्या कह रहा है? खुशियों के बारे में बात कर रहा है। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, हरा भरा जीवन से आशय है ऐसा जीवन जो खुशियों से परिपूर्ण हो, जहाँ पर रजमांतव्य विषाद परिलक्षित ना होता हो, स्वतंत्र आनंद की आनंद व्याप्त हो। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? नदियों की आवाज़, पहाड़ियों की चोटियाँ। सी ऑप्शन समस्त प्राकृतिक उत्पादन, पेड़ों की हवा। तो ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखते हैं। जीवन में समस्त प्राकृतिक उत्पादन, चाहे वे नदियाँ हों, पर्वत हों, पेड़ हों अथवा हवा हो, बाहर लेकर आती हैं। कवि की दृष्टि यानी सृष्टि का उपहार किसे कहा है? सृष्टि का उपहार क्या है? ऑप्शन ए वृंद लताएँ, बी हरा भरा, सी प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, या डी पेड़ पौधे और डालियाँ। तो ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कवि ने सृष्टि का उपहार सांस्कृतिक सुंदरता एवं उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। कवि यह संदेश देना चाहता है क्या? देखें कि ए ऑप्शन जीवन में सब बेकार है, बी पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं, डी चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो सभी जो कवि का संदेश है वो ऑप्शन बी सही है। इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि मानव जीवन पर्यावरण संरक्षण में ही संभव है। शुद्ध पर्यावरण ही मानव जीवन को स्वस्थ रख सकता है, अर्थात स्वस्थ पर्यावरण के बीच ही स्वस्थ मानव जीवन संभव है। नेक्स्ट है, जग से तुम और तुमसे प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि ए ऑप्शन व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, बी संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, सी व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, डी संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जग से तुम और तुमसे प्यारा संसार, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, अनुपम से अभिप्राय है सुखद, आनंदमय, मनोहारी, जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो ऑप्शन डी सही है। इसकी व्याख्या है, अनुपम से आशय है जिसकी उपमा ना दी जा सके, अर्थात जो अति सुंदर हो। देखिए, आप गद्य और पद अनसीन पहले ज़रूर कर लें। इसमें एक तरह से फ्री के नंबर मिलते हैं। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, बस एक प्रैक्टिस करनी है। उसके माध्यम से आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। फिर है गद्यांश। तो गद्यांश हम पढ़ते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया, जिसमें भारत की 3 तरह के बच्चों की भी तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। इनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों की तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदारी नहीं है, मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनस्पत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितज्ञ क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जोड़ा गया? गणित से जोड़ा गया था कि उसमें 3 तरह के बच्चे रखे गए थे। फिर नेक्स्ट है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया?
वे सिर्फ स्कूल जाते हैं जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते। डी ऑप्शन जो दुकानदारी करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वही हमारा सही है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते थे प्रश्नों को हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग करते थे, क्योंकि दुकानदारी में सामान लेने में शीघ्रता होती है, अतः सामान के आधार पर तुरंत मूल्य की गणना कर ली जाती है। हम भी देखते होंगे कि जहाँ हम लोग किसी दुकान पर जाते हैं वहाँ बच्चे होते हैं, बच्चे बैठते हैं तो फटाफट अपने मैथ के मतलब आप उन्हें 100 रुपीज़ दीजिए या 200, तो फटाफट कैलकुलेट करके दे देते, मतलब मौखिक गणना करते हैं वो लोग। उसका नहीं करते कि एक पेंसिल से नोट करेंगे फिर प्लस माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करते, वो मौखिक करते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। बी, सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे सीख सकते हैं, बच्चों को गणित सीखना चाहिए, ये तो है। डी, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। लेकिन वो क्या पूछ रहा है ये देखें। अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है, तो ये ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त अनुच्छेद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वे कभी कभी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। वे जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, इसकी व्याख्या देख लीजिए। छोटे बच्चे जो दुकान पर बैठकर सामान देते हैं तथा हिसाब किताब भी करते हैं, वे कार्य से हटाए जाने के भय से स्व कार्य को पूर्ण एकाग्रता और तन्मयता से करते हैं। नेक्स्ट है, जो दक्षताएं हमारे जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता है, या संतोषजनक होता है, खराब होता है, या अच्छा होता है। तो ए ऑप्शन खराब अच्छा होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जब हम ये समझते हैं कि हम कार्य को करने से या सीखने से भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो इसमें हमारा प्रदर्शन मिले जुले रूप में ही बना रहता है। ये तो हमारे खुद के व्यवहार से भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए, यानी जो पैराग्राफ है उसी के आधार पर हमें बताना है कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है, उन्हें संकुचित सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद करता है, और डी, संकुचित कर सकता है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। इसकी व्याख्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह अगल बगल के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश सतत ग्रहण करता है तथा उसके अनुसार ही संकुचित या विस्तृत आचरण को प्रकट करता है। नेक्स्ट है, एक प्रत्यय का उदाहरण। एक प्रत्यय का उदाहरण क्या है, सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित या संकुचित, यानी सांस्कृतिक होगा एक, है ना, इसमें एक लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, सांस्कृतिक। तो ये ऑप्शन सही है। एक के संबंधित जैसे मौखिक, मानसिक, नैतिक, तार्किक, प्रारंभिक, इन सब में जो है एक प्रत्यय लगा हुआ है। मन गणित का अर्थ है, मन गणित यानी कठिन गणित, मन गणित गणित, मन पसंद गणित, मन ही मन हिसाब लगाना। तो ऑप्शन जो है वो बी सही है, मन गणित गणित। यानी मानव एक समाज प्राणी है, वह 18 इसका है ऑप्शन मन ही मन हिसाब लगाना। जैसे बी ऑप्शन, मन गणित का आशय मन ही मन हिसाब लगाने से है। प्रायः सामान्य लोग कोई हिसाब हल करने हेतु अपने मन ही मन गुणा भाग कर लेते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है, जैसे संयुक्त क्रिया का क्या उदाहरण है, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। यानी संयुक्त क्रिया में क्या लगता है, कुछ वर्ड होते हैं ना जैसे और, या उस तरह से संयुक्त क्रिया का उदाहरण दिए गए विकल्पों में अध्ययन किया गया ही उचित विकल्प है। किया गया,